तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो 2 लोग अचानक से आए थे, जिन्हें वांगलिंग मतलब खास करके उस लड़की को देख कर के ऐसा लगता है कि इसे जानता है, बट इसे याद नहीं आता है। अब आगे वैसे गाइस मैं स्टोरी काट नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। वांगलिंग सोचता है यार बहुत पहचाने हुए लोग लग रहे हैं और अब इसे लगता है कि इसने जो सपना देखा था इमॉर्टल्स के बारे में वो सही था। फिर ये सोचता है क्या मैंने इमॉर्टल का सपना देखा या इमॉर्टल ने मेरा सपना देखा। ये इसे समझ में नहीं आता है और कहीं ना कहीं अब इसका रास्ता यहाँ बदलने लगा था। फिलहाल ये शहर की तरफ फिर से निकल जाता है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त हो जाता है और वांगलिंग चलते रहता है। बीच बीच में कहीं पर भी रोड के किनारे बैठ के खा पी लेता था, फिर अपना रास्ता, अपना सफ़र जारी रखता था। समय बीत रहा था, 7 दिन निकल जाते और बीच बीच में जो भी थोड़ा सराय वगैरह मिलता था रहने का जगह, वहाँ ही रुक जाता था। और फिलहाल ये जो कंट्री ऑफ जाओ था, यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा था और वांगलिंग के हिसाब से एक दिन और ये ट्रैवल करेगा तो ये फाइनली कैपिटल पहुंच जाएगा। फिलहाल जब ये आगे बढ़ रहा था तो इसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर अब शायद कोई नहीं जाता था। यहाँ पर 2 दरवाजे थे, एक बंद था, दूसरा दरवाजा बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था और बारिश बहुत तेज था और बिजली भी कड़क रही थी। तो वांगलिंग अंदर का जो सीन था बिजली की वजह से देख पाता है, क्योंकि क्या देखता है ये बहुत सारे कंकाल पड़े थे मंदिर के अंदर में। तो ये तुरंत पीछे लेता है कुछ एक कदम, लेकिन बारिश और तेज होते जाती है और मजबूरन इसे मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। अब वांगलिंग मंदिर के अंदर था, अचानक से फिर से बिजली कड़कती है और वांगलिंग को एक शैडो फील होता है। तो ये बोलता है कि कौन है, और काफी डरा हुआ था। लेकिन इस समय एक मिडिल एज्ड मैन इसे दिखाई देते हैं, वो भी डर जाते हैं वांगलिंग को देखकर, जो कि मंदिर के अंदर ही आ रहे थे। मिडिल एज्ड मैन भी जब समझते हैं यार ये लड़का ही है तो ये शांत हो जाते हैं। तो ये भी बातें करते कि यार बिजली अचानक से आ गई, बारिश हो रही है, तो आप माइंड नहीं करोगे। वांगलिंग ऐसा इनसे कहता है, तो मिडिल एज मैन भी अपना शांत हो जाते हैं। फिलहाल ये मिडिल एज मैन मतलब चिकन लेग पीस लेके था और हंस रहा था। वांगलिंग बोलता है यार ये मैडमैन है क्या। फिर ये बंदा रोने लगता है और ये बोल रहा था कि यार मुझे याद ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कोई मेरा ध्यान भी नहीं रखता है। फिलहाल वांगलिंग को लगता है कि यार ये जो सपना है, यानी जिंदगी जो है वो सपने के समान है, लेकिन मैं कौन हूँ। मतलब बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर आते हैं। मैं कब जागूंगा इस सपने से, ऐसा ये फील करता है। काफ़ी कंफ्यूज था क्योंकि इसे 7 दिनों में कुछ तो फील हुआ था। फिलहाल ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे और एक स्टैचू था जो कि मानो इन्हें देख रहा था। तो अब मिडिल एज मैन से भी इसे परेशानी नहीं होती कि यार ये बंदा भी मतलब समय का मारा हुआ है। और वांगलिंग इसका जो ड्राई फ्रूट था वो इस मिडिल एज मैन को भी देता है और वो काफ़ी खुश होता है खा के। खुद को बोलता है कि किंग ने बहुत दिनों से खाया नहीं था। फिर ये सोचता है कि मैं अपने को किंग क्यों बोल रहा हूँ। वांगलिंग इसे पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। मिडिल एज मैन जो कि खा रहा था अब वांगलिंग के लगातार सवालों को सुनकर खुद सोचने लगता है। बोलता है यार मुझे नहीं पता मैं मेरा नाम क्या है। मैं जब जागा तो मैं पहाड़ों के बीच में था और जब मैं जागा तो मेरे आसपास गोल्डन लाइट था। मुझे बहुत सारे लोग पकड़ना चाहते थे। वांगलिंग और शांत हो जाता है। फिलहाल ये दोनों आग के पास बैठे थे क्योंकि इनके कपड़े गीले थे। और वांगलिंग भी सोचता है यार मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब अपने मन में कि यार मैं सपने में हूँ। वो सपना रियल है या मैं रियल हूँ मुझे भी नहीं पता। फिर ये सोचता है अगर मैं खुश हूँ तो बाकी चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता है। और अब मिडिल एज मैन भी कुछ वांगलिंग के शब्दों को सुनकर बोलता है कि हाँ यार मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए, बहुत सारे सिल्वर चाहिए, खाना अच्छा चाहिए। वांगलिंग चौंक जाता है कि यार ये स्पिरिट स्टोन क्या होता है। मिडिल एज मैन भी चौंक जाता है कि हाँ यार मैंने क्यों बोला स्पिरिचुअल स्टोन, और ये खुद भी अपने सर को खुजाने लगता है। मैडमैन जो कि अब नींद में जा रहा था लेकिन वांगलिंग से बातें करने में इसे मजा आता है। अब फाइनली मिडिल एज मैन ऐसा बात करते करते बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। वांगलिंग भी इंटरेस्ट के साथ देखता है। अभी अपने राइट हैंड की कलाई को दिखाता है कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। वांगलिंग देखता है वहाँ पर थोड़े मिट्टी लग रहे थे। मिडिल एज मैन बोलता है रुको रुको मैं हाथ धुल के आता हूँ। बट वांगलिंग फिर से देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। मिडिल एज मैन को गुस्सा आता है कि यार ध्यान से देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम देख पा रहे हो पर तुम झूठ बोल रहे हो। अब वांगलिंग भी एक्टिंग कर लेता कि हाँ यार मुझे कुछ तो दिख रहा है। और मिडिल एज मैन बोलता है कि हाँ मुझे इसी बंदे को ढूंढना है, मुझे उस बंदे को ढूंढना ही पड़ेगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ खेलेगा, बट वो चला गया। अब मिडिल एज मैन सो जाता है तो वांगलिंग इसके ऊपर थोड़ा कंबल टाइप उड़ा देता है। और वांगलिंग फिर अपने मनो विचार में खो जाता है कि यार शायद मुझे जो सपना होगा वो पिछले जन्म का होगा, लेकिन उस सपने में एक अलग दर्द है। फिलहाल धीरे धीरे आग बुझ जाती है। वांगलिंग एक पिलर के पास बैठा था, सोने ही वाला था, बट मिडिल एज्ड मैन जो कि खर्राटे मार रहा था उसकी तरफ देखता है। क्योंकि अब अंधेरा था तो मिडिल एज्ड मैन के आसपास एक गोल्डन लाइट दिखती है जो कि उसके कलाई से निकल रही थी और वहां पर एक पाम प्रिंट का निशान था। मतलब किसी ने इसके कलाई को टच किया होगा और ये निशान पड़ गया होगा। और इसे देखकर वांगलिंग को एक फैमिलियर फीलिंग आती है और अब वांगलिंग को लगता है कहीं ये मेरा हाथ तो नहीं है, बट ये उतना ज़्यादा सोचता नहीं है। फिलहाल सुबह का समय हो जाता है। वांगलिंग जाग चुका था, मिडिल एज मैन अभी भी सो रहा था। अब उसका जो गोल्डन पाम प्रिंट था
सुबह के टाइम देखा नहीं जा सकता था। फिलहाल ये यहाँ से निकलने लगता है कि यार मुझे इंपीरियल एग्जाम देना है, शायद हमारा मिलना फेट था। और ये मिडिल एज मैन यानी मैडमैन से बोलता है कि शायद तुम उस बंदे को ढूंढ पाओ। लेकिन वांगलिंग को भी थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था इसे छोड़ के जाने में, और ये बाहर निकल ही रहा था तभी मैं ये मैडमैन रोने लगता है कि सभी मुझे छोड़ के चले जाते हैं, वो भी चला गया, तुम भी जा रहे हो, कोई मेरी चिंता नहीं करता है। वांगलिंग के कदम रुक जाते हैं, फिर से पलट के मिडिल एज मैन की तरफ देखता है और ये बोलता है यार देखो मुझे एक बुक बॉय की ज़रूरत है, लेकिन तुम थोड़े ज़्यादा बड़े हो, बट शायद ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वांगलिंग को नहीं पता था ये जो कह रहा है ये रिनकारनेशन साइकिल से जुड़ा था, क्योंकि जब ये पहली बार जब ये जागा हुआ था अभी तो सपने में है ना, तो जब इसने मैडमैन को देखा तो इसे फील हुआ था कि मैंने इसे कहीं देखा है। और इसने कहाँ पर देखा था? ह्यूमन ट्रायल में, फॉलन लैंड के, जहाँ पर इसने अपने एक वर्जन को देखा था, दूसरे वर्जन को। उसके पास एक बुक बॉय था, मतलब इसने उस वांगलिंग को देखा था जिसके साथ ये बंदा था, और ये उसका बुक बॉय था यानी किताब ढोने वाला। तो फिलहाल बहुत सारे लोग कंट्री ऑफ जाओ से इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे थे एग्जाम देने के लिए। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही ये फिर हेड ऑफ द सिटी जा सकते थे सेकंड एग्जाम के लिए, सिटी ऑफ शू। सिटी ऑफ जो शू था एक बंदे की वजह से फेमस था जिसका नाम था सू डाओ। जाओ कंट्री का हेड स्कॉलर था ये, मतलब बहुत विद्वान आदमी था। तो वांगलिंग की भी यही उम्मीदें थी, इसके माता पिता की भी इससे यही उम्मीदें थी। अब मिडिल एज मैन को इसने नए कपड़े पहना दिए थे और ये वांगलिंग के साथ चल रहा था। फिलहाल शाम का समय हो जाता है और ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे। और वांगलिंग जब मिडिल एज मैन की तरफ देखता है जो कि अब इसका एक तरह से बुक बॉय था, तो इसने इसे कुछ नाम दिया होगा बट उसे पसंद नहीं था। शायद इसने इसका नाम बिग फॉर्चून रखा था। और सिटी के अंदर ये प्रवेश करता है, जो भी रूल्स रहते हैं टोकन्स वगैरह दिखाना पड़ता है। फिलहाल इन्हें कमरा मिलता है जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी था, बहुत अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था। वांगलिंग को तो नींद नहीं आ रहा था बट बिग फॉर्चून सो चुका था, खर्राटे मार रहा था। फिलहाल वांगलिंग लैंप जला के मस्त अपना पढ़ाई करने लगता है, लेकिन इस समय फिर से वही बारिश वगैरह होने लगती है, हवा के झोंके चलते हैं और जो खिड़की खुला था इसका उसके थ्रू इसका लैंप बुझ जाता है। अब बिजली कड़कती तो खिड़की के थ्रू ये शहर को दिखता है, मतलब बिजली आ क्योंकि लाइट होता है उसके अंदर। लेकिन जो देखता है ये चौंक जाता है, ये जो सपने में एक सफ़ेद चिड़िया देखता था ये वही देखता है। और मानो वांगलिंग को ये चिड़िया नोटिस भी करती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, बिजली और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। कुछ विचार वांगलिंग के दिमाग में आ रहे थे जो कि कन्फ्यूज़न से भरे थे। इसके माइंड में आते हैं कि कर्मा, कर्मा क्या है क्या ये चीज़। अभी जो चिड़िया थी वांगलिंग की तरफ ही बढ़ती है और विंडो के पास आ जाती है और वांगलिंग को ध्यान से देख रही थी। और वांगलिंग बोलता है क्या ये तुम हो जो मुझसे बात कर रहे हो? वांगलिंग सोचने लगता है यार कर्मा है क्या। फिलहाल ये चिड़िया यहाँ से निकल जाती है, थोड़े बार गोल चक्कर मारती है और फिर गायब हो जाती है। अब वांगलिंग के विचार थोड़े से प्रभावित हो रहे थे, अपने फिंगर को ऐसा आगे बढ़ाता है और हल्का से इसका राइट आई में थंडर चमकता है, मार्क चमकता है थंडर वाला, और आसमान में जो बिजलियां कड़क रही थी वो रुक जाती है। एक ऐसा विल पावर जो इन थंडर से भी ज़्यादा स्ट्रांग था, मानो किंग ऑफ थंडर इन्हें आदेश दे रहा था कि भाई रुक जाओ। इवन हवा का भी प्रवाह कम हो जाता है और इस समय बारिश की बूंदें भी मानो रुक रही थी। तो जो कल्टीवेटर ऑफ जाओ थे जैसे वांगजुओ, जूफे, जाओरुई और बाकी लोग जो कि बारिश में उड़ रहे थे, ये भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। इनके साथ में एक ओल्ड मैन थे, ये तो काफ़ी हैरान थे कि यार ये हो रहा, किसका कल्टीवेशन है ये। और इस समय कंट्री ऑफ जाओ में ही 2 लोगों को दिखाया जाता है, एक मैन और एक वुमेन को। वुमेन थी लियू में और ये भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बगल में जो बंदा था उसका भी एक्सप्रेशन बदलता है। और इसी समय कंट्री ऑफ जाओ में ही टेंग फैमिली जहाँ पे रहती थी, टेंग वा वन जो कि कल्टीवेट कर रहा था, उसे भी दिखाया जाता है। और इसी समय हैंगयू सेक्ट में एक ओल्ड मैन थे येलो रोब में, इनका नाम था हुआंग लॉन्ग। ये भी काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और ये बोलते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है। प्लेनेट सुजाकू पर ही काफ़ी दूर में एक सेक्ट था और काफ़ी फेमस सेक्ट था ये, यहाँ पर बहुत सारे सोल्स थे, एक बड़ा सा फ्लैग भी था और इन सोल्स के बीच में एक बंदे बैठे थे और ये थे एक मिडिल एज्ड मैन। डोन टियान का तो नाम आपको याद ही होगा, जो एक तरह से वांगलिंग के शुरू में टीचर भी थे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के। उनके बड़े भाई मिडिल एज मैन यहाँ बैठे हुए थे और ये बोलते हैं यार मैं 37 बार फ्यूचर देखने का ट्राई किया हूँ बट एक बार भी सफल नहीं हुआ। क्या हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, ख़त्म ही हो जाएगा? क्या कोई उम्मीद नहीं है? लेकिन तभी ये भी वो उस ऑरा को फील करते हैं और इनका इनका जो एक्सप्रेशन बदलता है और ये उस तरफ देखते हैं और फिर से डिविनेशन करने लगते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते हैं। 9 बार और प्रेडिक्ट करते हैं बट सभी बार सेम ही चीज़ आता है। फिलहाल यहाँ से गायब हो जाते हैं, कंट्री ऑफ जाओ की तरफ बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी विंडो के पास था सेकंड फ्लोर पे और सोच रहा था कि कर्मा ये है क्या चीज़। रात बीत जाती है, वांगलिंग मैंने भूल चुका था यार विंडो भी बंद कर रहा है। फिलहाल सुबह का टाइम होता है, लोग हैरान थे क्योंकि यहाँ पर जो काले बादल थे वो 15-20 दिन से थे और अचानक से रातों रात गायब हो जाते हैं और लोगों को लगता है यार इस बार गर्मी थोड़ा जल्दी नहीं आ गया। बिग फॉर्चून भी जाग चुका था, मतलब मैडमैन का ही नाम है याद रखना। और ये काफ़ी खुश होता है कि यार मैंने सपना देखा पिछली रात
कि मैंने अपना एक फिंगर आगे बढ़ाया, बिजली कड़कना रुक गई। लगता है मैं सच में बहुत पावरफुल हूँ। इधर वांगलिंग के भी थर्ड आई से काफ़ी पेन हो रहा था। रात भर ये सोया नहीं था। बिग फॉर्च्यून को स्माइल करता देख ये भी काफ़ी खुश होता है कि हाँ तुम बहुत पावरफुल हो। और वांगलिंग कहता भी कि हाँ शायद तुमने जो सपना देखा उसी की वजह से बिजलियाँ कड़कना बंद हो गई, तुम बहुत पावरफुल हो। बिग फॉर्च्यून और खुश होता है। समय निकलता है। अब इम्पीरियल कंट्री का जो एग्ज़ाम था वो 5 दिन बाद था। और इन 5 दिनों में वांगलिंग को जो फॉर्म सबमिट करना था, एग्ज़ाम का लोकेशन, वो चीज़ें मिल जाती है। और वांगलिंग का पूरा फोकस पढ़ाई करने पर था। छठवें दिन की बारी आती है और ये एग्ज़ाम देने जा रहा था। और एग्ज़ाम एरिया के बाहर पहुंच जाता है बिग फॉर्च्यून के साथ। अब बिग फॉर्च्यून देखता है यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन सभी बंदों के जो बुक बॉय थे वो ज़्यादा यंग थे, बट यही थोड़ा सा मिडिल एज मैन था। फिलहाल वांगलिंग बैकपैक यहीं पर छोड़ देता है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आप लेके नहीं जा सकते, जैसा कि प्रॉक्टर वगैरह अनाउंस करते हैं। और एग्ज़ाम इनका थोड़ा अलग होता है, मतलब अभी ये बस क्वेश्चन ही देख रहा था, टाइम लेता है। कुछ लोग मेडिटेट कर रहे थे, मतलब विचारों को एकदम फोकस कर रहे थे एग्ज़ाम में अच्छा लिखने के लिए। इस सब्जेक्ट का जो टेस्ट था वो था पेंटिंग। पेंटिंग इसे एक देखने को मिला था, मतलब जिसमें पहाड़ थे, एक पेड़ था। इंटेंट का जो पेंटिंग का था वो ये समझता है, मतलब पेंटिंग के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है, निबंध वगैरह। फिर वांगलिंग के मन में वही सवाल आता है, कर्मा है क्या चीज़। धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है और लोग अब एग्जाम सेंटर छोड़ के निकलने लगते हैं, मतलब जिसका एग्जाम पूरा हो गया। कई लोग तो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। फिलहाल शाम का समय होने लगता है, 1 घंटा बचा था। ज़्यादातर लोग निकल चुके थे, आखिरी बंदा भी निकल जाता है, बस वांगलिंग बचा था। और अब तो एक इंस्पेक्टर बोलता भी वांगलिंग से कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। फिलहाल वांगलिंग लिखना शुरू करता है कि कर्मा क्या है। मैं एक लकड़ी का दरवाज़ा देखता हूँ, बट इस पहाड़ में कोई लकड़ी नहीं, तो मैंने एक पेड़ लगाया। सुबह के टाइम मैंने ब्रांचेस को हार्वेस्ट किया, दिन में लकड़ी को हार्वेस्ट किया और शाम में जड़ों को। फिर ये सोचता कर्मा मतलब ये हुआ कि मैं जो ट्री लगा रहा हूँ वो कार्मिक कॉज है, हार्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका कार्मिक इफेक्ट है, लकड़ी मिलता है। और जिस दिन मैंने इसी लकड़ी से घर बना लिया वो एक कार्मिक साइकिल बन गया। फिलहाल वांगलिंग अपना जो चीज़ें था करके निकल जाता है। अब इंस्पेक्टर इसके पेपर को पढ़ता है और वो भी हैंग हो जाता है। उसे भी समझ में आता है कि यार ये बंदा कर्मा के विषय में इतना ज्ञान, और ये तो टीनेजर है, ये तो कोर्ट में अच्छा काम कर सकता है, बहुत बड़ा स्कॉलर बन सकता है। अब वांगलिंग बिग फॉर्च्यून से मिलता है जो कि इसका वेट कर रहा था और पेड़ के किनारे सो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अंधकार छा जाता है। एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। एक मिडिल ईस्ट मैन ब्लैक रोब में प्रकट होते हैं, बस तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट के टूनटियान के सीनियर ब्रदर थे और यहाँ पर जो भी स्कॉलर्स थे सभी को इन्होंने ही निकाला था ढूंढ के। मतलब सवाल सबसे पूछते थे सेम क्वेश्चन, फिर उनकी मेमोरीज को इरेज कर देते थे, क्योंकि भाई ये इमॉर्टल है और ये लोग नॉर्मल मॉर्टल है। क्योंकि हुआ क्या था, जब वांगलिंग ने वो जो बिजली वगैरह कड़क रही थी, इसको पता भी नहीं था वांगलिंग को, और इसके वजह से ही वो बादल यहाँ से निकल गए थे, इसके फोर्स की वजह से। तो डोंटियान ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था 9 बार, और हर बार उन्हें सेम चीज़ दिखाई दिया था, क्योंकि हर एक रास्ता कंट्री ऑफ जाओ की तरफ इशारा कर रहा था और एक स्कॉलर की तरफ। इसीलिए ये इस बंदे के पास मिलने आए थे। अब इनका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पीक के आसपास था, एसेंडेंट से थोड़ी दूर थे। बिग फॉर्चून तो अभी भी सो रहा था। वांगलिंग समझ जाता है कि यार ये इमॉर्टल है और इसे डर भी नहीं लगता है। और वांगलिंग भी प्यार से बोलता है बोलिए। बड़े रेजमैन सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये डर नहीं रहा है। वांगलिंग को ध्यान से देखते हैं क्योंकि यार ये मॉर्टल है और फिर भी इतना निर्भीक। पहले बंदे से मिले थे जो इतना शांत था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इमॉर्टल का नाम सुनते ही लोगों की फट जाती है। और मिडिल एज मैन के साथ अभी तक लाइफ में ऐसा 2 ही बार हुआ था। ऐसे कुछ एक ही मॉडल मिले थे जो कि इतने शांत थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे प्लेनेट सुजाको के। मतलब वो इतने पावरफुल कि उन्होंने हेवेंस को कॉम्प्रीहेंड कर लिया था, तो उनकी समझ अलग लेवल पे थी। इसलिए वो घोस्ट वगैरह से, इन सब चीज़ों से, इमॉर्टल से डरते नहीं थे। हालांकि की कंडेंसेशन का बंदा भी मार सकता है, लेकिन उनकी समझ अलग होती है। और वांगलिंग तीसरा बंदा था जो उन्हें सेम फीलिंग दे रहा था। फिलहाल ये अपना नाम बताते हैं कि देखो मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, नियान टियान। वांगलिंग बोलता है 1 लाइन टू रीड द हेवंस। नियान का मीनिंग यही होता है ना, अच्छा नाम है आपका। मिडिल एज मैन और शॉक्ड हो जाते और इनकी आंखों में एक उम्मीद आती है, शायद इस बंदे से मुझे जवाब मिल सकता है। और अब ये पूछते हैं क्या मेरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट आगे बढ़ पाएगा, मतलब सरवाइव कर पाएगा। ये मेरा 100 साल से भी पुराना क्वेश्चन है। वांगलिंग बोलता है यार इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, इसे तो ये भी नहीं पता था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट है क्या। बस इतना समझ पाता है कि कोई इमॉर्टल सेक्ट ही होगा। अब इन्हें भी लगता है नियान-टियान को कि यार मैंने इस बंदे को फालतू में डिस्टर्ब किया। मतलब इसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरा सेक्ट क्या है, ये कैसे बताएगा। और ये बोलते हैं कि तुम एक बड़े स्कॉलर हो तो मैं तुम्हारी मेमोरीज को हटाऊंगा नहीं। फिलहाल अब ये जाने लगते हैं। काफ़ी डिप्रेशन में लग रहे थे, कन्फ्यूज थे। वांगलिंग समझता है यार इस बंदे को ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वांगलिंग अपने सपनों को याद करता है।
इसे याद आता है इसके सपने में कोई तो इसे बोल रहा था कि यार मुझे सोल रिफाइनिंग सेक्ट लेके चलो, मुझे देखना है। और वांगलिंग यही सी चीज़ रिपीट करता है, मिडिल एज मैन मान जाते हैं और एक हवा के झोंके से वांगलिंग को यहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। और अब ये वहाँ पहुँच चुका था, नियांटियान इशारा करते कि देखो ये मेरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट है। और वांगलिंग को एक फ़ैमिलियर फीलिंग आती कि यार इस जगह को मैंने शायद सपने में देखा है। और वांगलिंग बोलता है कि मैं थोड़ा वॉक करना चाहूँगा। नियांटियान मान जाते हैं। अब बहुत सारे कल्टीवेटर्स जब वांगलिंग को देखते हैं यहाँ के, तो पहले तो अपने सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हैं और वांगलिंग की तरफ देखकर हैरान थे कि यार ये तो मॉर्टल है, सेक्ट मास्टर इसे क्यों लेकर आए हैं। अब एक माउंटेन पीक पर जाकर वांगलिंग रुक जाता है और इसका जो फैमिलियर फीलिंग था वो और स्ट्रांग हो जाता है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और वांगलिंग फिलहाल उस माउंटेन के आसपास था, जो मेन माउंटेन था वहां पहुंच जाता है। मेन माउंटेन की तरफ देख रहा था कि इसे लगता है कुछ मिसिंग है। वहां से एक आवाज आती है। नियंटियान इसके साथ थे और वो बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये है कौन। ये भी मिडिल एज मैन था और ये थे डोन टियान, जो कि मतलब समझ सकते हो आप वांगलिंग के टीचर भी रहे हैं। तो नियांटियान एक्सप्लेन करते कि भाई ये एक स्कॉलर है, तुम फिलहाल अपने फ्लैग को फ्यूज करने में हो, तो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, जाओ क्लोज डोर कल्टीवेशन में। डोंटियान देखते तो हैं वांगलिंग को, पर ध्यान से नहीं देखते, हट जाते तुरंत। बट वांगलिंग जब इन्हें देखता है तो इसे लगता है यार मैंने कहीं तो देखा है। और इसकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आते हैं। और इस समय एक सफ़ेद चिड़िया सोल रिफाइनिंग सेट के ऊपर उड़ रही थी और खुद ब खुद वांगलिंग के मुंह से आवाज़ निकलता है कि 100 सालों बाद, 100 मतलब सैकड़ों सालों बाद, ऐसा समझो, 100 साल, 2 साल, ऐसा 300 साल, मतलब ऐसा कुछ। जब तुम्हारा समय मृत्यु का करीब होगा तो एक बंदा आएगा और वो तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का रास्ता ढूंढेगा सर्वाइव करने का। और वांगलिंग की आंखों में और आंसू आते हैं। निंटियान चौंक जाते हैं। निंटियान को भरोसा नहीं होता है क्योंकि डोंटियान तो पलट के जा रहे थे और डोंटियान ने सुना भी नहीं था। हालांकि निंटियान तो बाजू में थे तो उन्होंने सब चीज़ सुना। तो भाई जिससे भी डोंटियान की स्टोरी अब याद नहीं है तो यार मैं अब वो फिर से तो नहीं बता सकता, तो आप नॉवेल में पीछे जाके देख लेना, तभी आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि डोंटियान ये चीज़ें बोलता भी था वांगलिंग को कि मुझे एक स्कॉलर ने बताया था, मतलब निंटियान ने डोंटियान को बताया था। और बताने वाला कौन था भाई, खुद वांगलिंग था और खुद ही ये आके बचाता है। सोचो कितनी खतरनाक स्टोरी है। और निंटियान के साथ होता भी है। वो फिर अपने डेथ बेड पे रहते हैं और इस स्कॉलर का नाम उन्हें याद रहता है। मतलब निंटियान फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, कर सकते थे ना, तो ये देखते हैं कि डुंटियान मरने वाले रहते हैं और उन्हें तो याद भी नहीं रहता है कि कौन से स्कॉलर ने बोला था। और निंटियान इस बात से हैरान होते हैं क्योंकि जो फ्यूचर में देखते हैं, जो बंदा आके इनके सेक्ट को बचाता है, वो एकदम इस स्कॉलर वांगलिंग के जैसा ही दिख रहा था। फिलहाल ये भी मतलब चले जाते दुनिया से और सोल फ्लैग के पार्ट बन जाते। वांगलिंग कंट्री ऑफ जाओ वापस लौट चुका था। मानो ये बहुत फास्ट होता है। विक फॉर्चून अभी भी सो रहा था और वांगलिंग अब सोचता है कर्मा, अब मैं ये थोड़ा समझने लगा हूँ। और दोनों फिलहाल इसी सिटी में रुके हुए थे क्योंकि अब एग्ज़ाम तो हो चुका था, तो टेस्ट का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो जो सिटी ऑफ शू का एग्ज़ाम होता है वहाँ आप अपीयर हो सकते हो और वहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम बनता है। जोजेन ऑफ सू बन सकते हो आप। और उसके बाद आखिरी एग्ज़ाम जो होता है जाओ कंट्री में, वहाँ पे भी जा सकते हो। वांगलिंग यहाँ पर अपना नाम देखता है, एग्ज़ाम बोर्ड में लग चुका था, रैंकिंग भी इसके साथ ठीक ठाक थी और वांगलिंग को यहाँ पर सिल्वर भी मिलता है। तो बिग जो फॉर्चून था वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि चांदी वगैरह मिले तो वो ज़्यादा खुश होता है। और अब ये ज़्यादा कन्फ्यूज़ फील नहीं करता था, चिंतित भी नहीं था। वांगलिंग के साथ इसे अच्छा लगता था और वांगलिंग इस शहर से निकल भी जाता है जैसे प्यार से आया था। इसकी ऑरा अलग थी, एक ग्रैंड स्कॉलर टाइप। और बिग सिल्वर बस चांदियाँ गिनने में लगे रहता था, उसे मज़ा आता था। और जब भी चांदी खर्चे होते थे भाई, अगर आप वाइन खरीद रहे हो या कुछ भी, तो इसे बहुत बुरा लगता था। बट वांगलिंग समझाता है कि यार चांदी क्या है, आते जाते रहते, सोने भी मिलेंगे, वो भी आएंगे जाएंगे। बिग फॉर्चून भी सोचता है यार छोड़ो। अब फाइनली ये लोग एक जगह पे वाइन पी रहे थे और बिग फॉर्चून पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। वांगलिंग बताता है कि सिटी ऑफ शू, वहाँ पर मैंने सुना है एक ऑसमेंथस की वाइन है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो सिटी ऑफ सू था ये यहाँ से शायद 250 किलोमीटर दूरी पे था। और ये बात करता है वहाँ के फेमस स्कॉलर, जिन्हें हेड स्कॉलर भी कहा जाता है, सू डाओ, जो कि उसी वाइन को पीते थे और वर्ल्ड को समझने में लगे रहते थे। फिलहाल 2 महीने का सफ़र निकल जाता है। ये लोग सिटी ऑफ सू की तरफ बढ़ चुके थे और बिग फॉर्चून समझाता था कि आप बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो। इसको इस बात की चिंता थी कि सिल्वर खर्चे हो रहे थे। और ये समझाता है कि आप इतना वाइन पियोगे तो सिल्वर बचेगा नहीं, तो हम कमरा कैसे लेंगे रेंट पे जब सिटी ऑफ शू में पहुंचेंगे तो। बट वांगलिंग भी मजे लेता है कि भाई तुम बुक बॉय हो, नहीं भी रहा तो तुम कुछ काम करके कमा लेना, फिर हम रहेंगे साथ में। फिलहाल ये सिटी ऑफ शू काफ़ी बड़ा था और ये दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। और एक जगह ये पहुँचते हैं, बिग फॉर्चून पूछता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं। वांगलिंग बोलता है एक बंदे का जिसको कि मैंने सपने में देखा था, वो आएगा और मुझे वाइन का एक पॉट गिफ्ट करेगा। और अगर वो आता है तो मेरा जो गेस्ट है वो कंफर्म हो जाएगा। और वांगलिंग बोलता है कि यार पहले तो वाइन पीना है, तुम पहले वो जो पैसे चुरा के रखे हो सिल्वर वो निकालो। अब भाई बिग फॉर्चून करे तो करे क्या,
इधर वांगलिंग सोच रहा था, क्या तुम सच में आओगे? मतलब जो बंदे को इसने सपने में देखा था, जो इसके हिसाब से यहाँ पर आने वाला था। वांगलिंग वाइन पी रहा था, कुछ शायराना अंदाज में था, कविताएँ कह रहा था और इसके पीछे में जो बिग फॉर्च्यून खड़ा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार ये ओस्मांथस वाइन बहुत महँगा है, अच्छे खासे सिल्वर लग गए। और ज़्यादा वांगलिंग वाइन लाने को माँग रहा था और बिग फॉर्च्यून बोल रहा था यार सिल्वर अब ज़्यादा बचे नहीं है और ये समझा रहा था कि आप बोट पे भी बैठे हो, बोट रेंट कर रहे हो और वाइन भी पी रहे हो, पैसा कहाँ बचेगा? और साथ में ये 3 लड़कियाँ हैं, तो हमें बहुत महँगा पड़ रहा है। बट वांगलिंग भी कहता है यार जिस बंदे का मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो आया नहीं और अब ये बोलता है कि जितने मेरे पास सिल्वर थे यंग लॉर्ड, मैं निकाल चुका हूँ, तो अब मत बोलना। हम 7 दिन के अंदर भिखारी हो जाएँगे और ज़्यादा खर्चे किए तो। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक वो बंदा आया नहीं, आप वेट किसका कर रहे हो? अब जो लेडी यहाँ पर डांस कर रही थी, वो भी देखती है। वांगलिंग बोलता है, "यार ज़ितार म्यूज़िक अभी भी उतना सही नहीं लग रहा मुझे।" और वांगलिंग बोलता है, "यार मैंने एक गाना सुना था, कहाँ सुना था याद नहीं, शायद सपने में और ये ज़ितार खुद बजाने लगता है। शुरुआत में सही नहीं बजता है, बट वांगलिंग जब फ़ोकस करता है, तो ज़ितार के अंदर से एक अलग सैडनेस आता है, हर तरफ फैलता है। 2 वुमेन जो कि इस बोट पर थी, वो भी हैरान हो जाती हैं और वांगलिंग की तरफ देखने लगती है। सौरो जो था, वो जो उदासीपन था, वो बहुत हल्का था, लेकिन दिल को टच कर रहा था, आत्मा को। वुमेन जो कि पहले ज़ितर खुद बजा रही थी, अब वो वांगलिंग के बगल में बैठी थी और वो भी हैरान थी। म्यूज़िक में खो चुकी थी। बिग फॉर्च्यून भी चौंक जाता है और अब वो खुद वाइन पे वाइन पीने लगता है और अपने कलाई की तरफ देखने लगता है। बेसिकली ली मुआन ने ये म्यूज़िक बजाया था और कुछ वैसा ही म्यूज़िक वांगलिंग ने उस ब्लाइंड वुमेन से सुना था, डेमन स्पिरिट लैंड में। वांगलिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और ये ज़ितर पे गिरते हैं। धीरे-धीरे बोट आगे बढ़ रहा था और ब्रिज के करीब था। स्टोन ब्रिज पर 2 लोग प्रकट होते, इस सैड सिथर म्यूज़िक को सुनते हैं। एक बंदे सफ़ेद बालों वाला था, दूसरा ने ग्रीन रोब पहना था। इसकी आँखों में एक अलग विज़डम था, ग्रैंड स्कॉलर टाइप। इनका नाम था सू टाओ और ये उस बोट की तरफ देखते हैं, वांगलिंग की तरफ देखते हैं जो कि ज़िथर बजा रहा था कि यार क्या ही सैड सॉन्ग है। ऐसा नॉर्मल बंदा तो बजा ही नहीं सकता और ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, खतरनाक इस बंदे का अनुभव होगा। और ये बोलते हैं दूसरे बंदे से कि सुसान, शायद मैंने यहाँ पे आके सही किया। अगर वांगलिंग इस दूसरे बंदे को देखे तो पहचान ले, ये वही बंदा था जो इसे एग्ज़ाम देते हुए देख रहा था। ये बोलता है कि मैंने एग्ज़ाम जब ये दे रहा था तो मैं इसके पास था। मुझे लगा ये बंदा नॉर्मल नहीं है बट इतना अच्छा जिथर और जब मैं आपसे मिलने आया तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने इस बंदे को बोर्ड पे देखा था कि हम इससे मिल लेंगे मतलब आपको मिलवाऊँगा। सूडाओ स्माइल करते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि यंग मैन तुम बताओ कर्मा क्या होता है? वांगलिंग के हाथ रुक जाते हैं और ये कन्फ्यूज़न के साथ ओल्ड मैन की तरफ देखता है। दूसरे वाले ओल्ड मैन दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल रात का समय हो चुका था। वांगलिंग सोचता है यार ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे हिसाब से तो मुझे खुद से मिलना चाहिए था। मतलब वो बंदा जो यहाँ पर आने वाला था, वो मैं खुद होना चाहिए था। लेकिन मानो समय पीछे जा चुका था। रिइन्कार्नेशन था, सपना था। मैं इस ओल्ड मैन से क्यों मिल रहा हूँ? और ये सोचता है कि मुझे पहले से पता था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का बंदा मुझसे मिलने आएगा और जो बंदा वहाँ प्रकट होगा 100 सालों बाद आज से, वो भी मैं रहूँगा जो उन्हें बचाऊँगा। लेकिन मुझे ये भी लगा था, वांगलिंग ये सोचता है कि यहाँ पर जो बंदा आने वाला है वो मैं रहूँगा, लेकिन ये तो कोई और है। तो ये और कन्फ्यूज़ हो जाता है। वांगलिंग आंसर नहीं देता तो ओल्ड मैन स्माइल करते हैं, फिर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से कर्मा क्या होता है? वांगलिंग बोलता है कर्मा, मैं कार्मिक कॉज़ हूँ और मैं ही कर्मा का इफ़ेक्ट हूँ। सूडाओ स्माइल करते हैं, बोर्ड जो कि आगे निकल चुका था और फिर ये सुसान से पूछते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है? तो भाइयों स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।